थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन सर। आपके माध्यम से मैं ऑनरेबल मंत्री जी को ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कुछ स्टेट हाईवेज हैं जो नेशनल हाईवे ने प्रॉमिस किए थे, और पंजाब में भी काफ़ी स्टेट हाईवेज हैं कि हम टेक ओवर करेंगे, पर उसका प्रोसेस रुका हुआ है। वो कब तक आप करने की आपकी प्लानिंग है? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप बैठ जाएं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, वैसे पंजाब में 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद इस 8 साल में जितना रोड का काम हुआ है वो स्वाधीनता के बाद के का अब तक का और इससे ज़्यादा है। एक महत्वपूर्ण बात यह है उपाध्यक्ष महोदय जी कि जो स्टेट हाईवे होते हैं उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, और हम लोग भी ग्रीन हाईवे भी बना रहे, जैसे दिल्ली से कटरा जो पंजाब से जाता है, हरियाणा से जाता है, तो हम तो उसके ऊपर नई लैंड एक्वायर करके वो हाईवे बनाते ही हैं। पुराने हाईवे को भी हमने काफ़ी सुधारा है। अब ये जो स्टेट हाईवे है इसमें भी हमने वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी बजट में कि हम ये हाईवे के बारे में इसके लिए नए हाईवे ऐड करेंगे, और इसलिए गति शक्ति में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, पोर्ट कनेक्टिविटी, बाद में टूरिज़्म, इन सब बातों का अध्ययन करके कुछ प्रमाण में हम ऐड भी कर रहे हैं। अभी निश्चित रूप से आपने जो हाईवे बताया उसमें इस किसी क्राइटेरिया में आता है क्या, उसका विचार करेंगे और उसके बाद उसको अनुमति देंगे। अल्टीमेटली अगर हमने उसको अपना NH नंबर दिया तो हमको खर्चा भी करना पड़ता है, मेंटेन भी करना पड़ता है और काम भी करना पड़ता है, तो फिर भी हम वो कर रहे हैं। फिर भी आप जो कह रहे हैं उसको वेरीफाई करके देखेंगे। धन्यवाद। माननीय रमीला बेन बाड़ा। अध्यक्ष श्री, अपना माध्यम से माननीय मंत्री से मैं पूछना चाहती हूँ, जो परियोजना ठेकेदार के कारण से विलंबित है या अटकी है, ऐसे कितने ठेकेदार हैं और उनके सामने क्या शिक्षात्मक कदम उठाए गए हैं? थैंक यू। सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, ये विषय जो है इसमें 95% काम पूरा हुआ और 5% लटका हुआ है, जिसको 100% कंपटीशन नहीं कहा जाता। ऐसे करीब हमारे पास अभी 415 प्रोजेक्ट्स हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार आई तब हमारे देश में 3,85,000 करोड़ के करीब 406 प्रोजेक्ट बंद पड़े थे, क्योंकि वहाँ उस समय बहुत समस्याएं थी। आपको भी पता होगा कि उस समय बिहार में भी सब जगह पर यही प्रॉब्लम था। पर सरकार आने के बाद बैंकर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाकर लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, रेलवे के साथ के प्रश्न, हमने बैंकों के साथ के प्रश्न सुलझाए। अगर उपाध्यक्ष महोदय मैं ये बात कहूँगा तो मुझे इस बात का अभिमान है कि हमारी सरकार ने जो इनिशिएटिव उस समय लिया उसके कारण हमने भारतीय बैंकों को 3 लाख करोड़ के NPA से बचाया, और लगभग ये सब प्रोजेक्ट अभी क्लियर हो गए और 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने टर्मिनेट कर दिए। अब अभी क्या है, कोविड आया, तो कोविड के बाद एक्सटेंशन ऑफ वर्क EOT दिया। अब EOT कोविड के कारण मिला तो वो डिले प्रोजेक्ट के लिस्ट में आता है। फिर जो 95% काम पूरा हुआ, कहीं कोर्ट ने स्टे दे दिया। कोई अभी आज मैं एक जलगांव औरंगाबाद करके रोड है, फॉरेस्ट वालों के पीछे 3 साल से लगा था। अब G20 के लिए वहाँ कार्यक्रम हो रहा है और लोग आ रहे हैं, तब मुश्किल से उन्होंने आज वो G20 का कारण बताया, तब क्लियर किया, वहाँ काम अटका हुआ है। तो बहुत से जगह पर ऐसी इसमें छोटे मोटे जो हमारे रीच के बाहर के हैं उसके कारण प्रोजेक्ट डिले हुए हैं। कुछ जगह पर कॉन्ट्रैक्टर फेल हुए हैं और कुछ जगह पर स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार के सहयोग के बिना हम ये कर नहीं सकते, इसलिए उनके साथ रिव्यू मीटिंग करते हैं, चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठते हैं, मुख्यमंत्री के साथ भी करते हैं। और हमने हमारे यहाँ रिव्यू में भी मेरे ध्यान में आया कि इसमें एक ओनरशिप नहीं है। जो RO है, जो इंचार्ज है, उन्होंने सुमोटो जाना चाहिए, बात करना चाहिए, प्रॉब्लम समझना चाहिए, सुलझाना चाहिए, केवल कागज़ पर फॉलो होकर नहीं होगा। तो इसके बारे में भी सूचना दी है। मुझे लगता है 3 महीने के अंदर ये जो डाटा है ये काफ़ी बड़ा दिखता है, 1% 2% काम का, कहीं बोर्ड भी नहीं लगाया तो भी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट होता हो। तो इसलिए हम लोग जल्दी ही 3 महीने के अंदर स्टेट वाइज इसका मॉनिटरिंग करेंगे और इसको 50% से कम करके इसको पूरा करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर सस्मित पात्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को मेरा एक स्पेसिफिक प्रश्न है उड़ीसा रिलेटेड।
माननीय मंत्री जी अवगत है इस बारे में, उनसे चर्चा भी एक आध बार हुई थी। एक है मान्यवर कटक से संबलपुर का राजमार्ग और दूसरा है राजमुंडा से बारकोट। ये दो राजमार्गों पे काम चल रहा है और विशेषकर कटक से संबलपुर का राजमार्ग कई सालों से लंबित है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कब तक ये राजमार्ग कंप्लीट हो जाएगा। सर कॉन्ट्रैक्टर फेल हो गए और कॉन्ट्रैक्टर कौन थे वो भी उनको पता है। अभी शायद वो नहीं इसी हाउस में थे, पर उनकी अड़चन है, ऐसी कुछ नहीं आ सकती है। हमने उनको रिप्लेस किया और रिप्लेस करके नए कॉन्ट्रैक्टर को लाया। अन्य सदस्य भी मेरे पास 2 बार आए थे, बाकी भी सदस्य आए थे। शायद वहाँ कुछ फुटबॉल की इवेंट भी बड़ी होने वाली है, हॉकी की। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके पहले अभी काम शुरू हुआ है। अभी इसका प्रोग्रेस काफ़ी ठीक है और मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 महीने में आपका काम पूरा हो जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्टर को बदल दिया है, रिप्लेसमेंट किया है और इसलिए काम पूरा होगा। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 77 डॉक्टर जॉन ब्रिटास। Question number 77, sir. माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर जॉन ब्रिटास, Sir, I want your protection, sir. प्लीज। No, I'm seriously saying, sir. To my specific questions, the minister has given confusing and even misleading answers. I'm serious, sir. As a chairman advised, I will be laying a copy of the answer on the table of the House. Sir, a gross injustice has been done to the backward students because the pre-metric scholarship, which was available to them from 1 to 10, has been truncated, scrapped, and now it has been limited only to 9 and 10. And one more factor is that Put your question, sir, Dr. sir, I need to formulate, sir. One more factor is that it has been limited to government schools only. There are vast chunk of schools which comes under aided and recognized category, sir. Sir, my question was that what could be the number of students which would have gone out of the scheme because of the new scheme limiting this pre-metric scholarship? That was the question the government needs to answer. थैंक यू। माननीय मंत्री जी। माननीय महोदय, जो क्लास 1 से क्लास 8 तक जो शिक्षा है उसका निशुल्क है, राइट टू एजुकेशन का दायरे में आते हैं। निशुल्क 2009 से उसको किया है। उसके लिए क्लास 9 और 10 को हम प्री मैट्रिक के लिए और भी सकारात्मक रूप से प्रभावी ढंग से उसको लागू कर सके, इसके लिए उसको उसकी दायरा में हम लोगों ने लाया है। तो इसलिए इस साल में हम लोगों ने उसका 478 करोड़ रुपया उस पर राशि रखा है। उसके लिए 1,02,30,000 स्टूडेंट को लाभान्वित होगा और अगले 2020-21 से लेकर 2025-26 तक हम लोगों ने उसके लिए भी 5 करोड़ 67 लाख स्टूडेंट को लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। सेकंड सप्लीमेंट। She hasn't answered my question, sir. Sir, is it a fact that the guidelines which was issued in 2017-18, which said that pre-metric scholarship is to ensure level playing ground with other sections? How is it that a guidelines which was issued in 2017-18 is ignored and the government is falling on something in 2009 saying that the level playing ground has been achieved? Does it mean that in last 4 years some big bang has happened and quantum leap has happened for the OBC students? Question. Sir, my point is very simple. Sir, according to an answer given on the floor of the House, even under 8 departments, 52% of the OBC posts are laying vacant. Is it not imperative that unless you prop up the students, give them incentives, Question. how can you empower the OBC students? Thank you. Please. माननीय मंत्री। राज्य संघ राज्यों को हम लोगों ने नेशनल एलोकेशन देते हैं, उसके हिसाब से स्टूडेंट का नंबर आते हैं, उसके हिसाब से हम उसको राशि आवंटित करते हैं। What is it, श्रीमती sir? गीता चंद्र प्रभा। Sir, what is? श्रीमती गीता चंद्र प्रभा, प्लीज।
प्लीज प्लीज धन्यवाद महोदय, मैं आपके माध्यम से नथिंग इज धन्यवाद महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि पिछले 3 वर्ष में मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति उत्तर प्रदेश में कितने पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिला तथा कितनी धनराशि व्यय हुई। माननीय महोदय, एक्सक्यूज मी, प्लीज प्लीज प्लीज, माननीय जॉन ब्रिटास जी, अगर प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ, आई एम एक्सप्लेनिंग यू। अगर किसी मंत्री के किसी सवाल से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो उसके लिए एक अलग प्रक्रिया है, प्लीज फॉलो दैट, प्लीज प्लीज। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराती हूँ। 2019-20 में उत्तर प्रदेश में 55 करोड़ 90 लाख 35,000 हम लोगों ने राशि आवंटित किया है। उसके लिए 3 लाख से 27 स्टूडेंट को, ओबीसी स्टूडेंट को उसको लाभ मिला है। और 2020-21 में हम लोगों ने 40 करोड़ 81 लाख से राशि आवंटित किया है, जिसके लिए 6.9 स्टूडेंट को वहाँ का सुविधा मिला है। और 2021-20 का पूरा जो संख्या है हमारे पास अभी तक नहीं आया है, अब आएगा तो हम माननीय सदस्य को उसको उपलब्ध कराएंगे। माननीय श्री सुजीत कुमार। महोदय, वर्ष 2022-23 में उड़ीसा सरकार ने केंद्र सरकार को 8 प्रपोजल्स भेजे हैं जो पोस्ट मैट्रिक ओबीसी हॉस्टल्स बनाने के लिए, और ये मयूरभंज और पूरी जिला उड़ीसा के यहाँ बनाने के लिए, और ये प्रपोजल्स पीएम यशस्वी योजना के तहत भेजे गए हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ ये प्रपोजल्स का क्या अभी स्टेटस है। महोदय, यहाँ प्री मैट्रिक के स्कॉलरशिप के ऊपर क्वेश्चन है, उनका जो स्टूडेंट के लिए हॉस्टल का व्यवस्था चाहिए, आप आइए, आके मिलिए, हम लोग उसके लिए भी काम करेंगे। आप पता करके माननीय सदस्य को बताएं। श्रीमती फौजिया खान जी। Thank you, sir. Ma'am, around 600 students from Jammu and Kashmir who have been admitted under the Prime Minister's Special Scholarship Scheme into undergraduate programs in different parts of the country have received emails from the PMSSS cell and AICT stating that they avail benefits of another scholarship scheme as well, which is against the rules of AICT. While cancelling their scholarship, asking to refund, levying a penalty or fine for the same may be apt. But the authorities have said that their admission will be cancelled and they will not get their degree. This is too harsh a punishment, sir. Will the government consider changing its decision on the said issue? Thank you. कुछ स्टेटों में जो हम लोगों ने राशि आवंटित किया है उसका यूसी भी ठीक से नहीं दिया है, और उन्होंने जो विषय को रखा है वो विषय को जानकारी लेके मैं आपको उपलब्ध कराऊंगी। Now next question 78, माननीय श्री मोहम्मद नदीमुल हक। Sir, question number 78. माननीय मंत्री जी। Sir, a statement is laid on the table of the House. First supplementary. So in the context of the National Credit Framework, as was launched for public consultation in October by the Honorable Minister, I want to ask that how the National Credit Framework will enable the integration of the academic and the vocational domains to ensure flexibility and mobility between the two. Also, how is the ministry planning to bring back the students and candidates who have dropped out of the mainstream education and training programs to re-enter the education as well as vocational ecosystem? Appreciate the members' interest in the National Credit Framework, but I will respectfully point out that the question that he has submitted pertains to PMKVY 3.0. So if he submits a question on National Credit Framework, I'd be more than happy to answer it. Next supplementary. Thank you, sir. I'll definitely take it up, but I thought that he would be better prepared. Anyway, sir, the dropout percentage is higher than the placement percentage of candidates. So how is the ministry monitoring the performance of all the states in the field of skill development when only 15 out of 36 states and UTs have a functional online management system for centrally sponsored state management component? Thank you.
The honourable member has asked a question about PMKVY 3.0, and his question referred to the utilization of funds of PMKVY 3.0, and the answer comprehensively lays out that while the scheme is over, the process of disbursing the funds is still underway because many states have yet to submit the utilization certificates. Sir, on the issue of monitoring, as the honourable member is aware, and the House also, I inform them through you, sir, PMKVY 3.0 was implemented during the COVID period. And so therefore, the outcomes of PMKVY 3.0 are very different from the previous PMKVY 2.0, which had high placement rates. This had two very, very distinct programs, that was of skilling COVID warriors and expanding RPL and short-term training through the Skill Hub initiative. So the placement rates during the COVID period, PMKVY 3.0 being the program, are lower than the previous schemes. But we think and we expect that as the COVID risk recedes and we restart the program, the placement rates will go up again, sir. Thank you. Mani Shri G.C. Chandrasekhar. Sir, there are many central-sponsored skill development programs in Karnataka. In the year 2020-21, schemes such as Kaigarika Nagara Utpanikarana, for which center has promised 25 crores, but released only 2.4 crores, and the Sankalpa Yojana, no money has released. Rashtriya Nagara Jivanotpan Abhiyana, 0, no money has released. Please, question. Pradhana Mantri Kausalya Yojana, only 4.96 crores. Mani Chandrasekhar, sir, this one I question, coming, sir. Rashtriya Rutti Yojana, sir, only 91 lakhs. Sir, dedicated to more than 2.2 crores youths of Karnataka. I'll move to somebody else. Please, whether the government is planning, no, sir, that's no, what no, I'm no. asking, whether the government is planning to increase this allocation in the next upcoming budget, and what are the reasons for less allocation? Thank you. As the answer very clearly points out, and I respectfully draw the attention of the honourable member who shares my last name, that there is a state component in the PMKVY 3.0 of 237 crores. To a large extent, that state component has been disbursed and some amounts are remaining to be disbursed because of utilization certificates. Now, the specific programs that he refers to are not under PMKVY 3.0. So again, as I mentioned to the earlier member, if there is a specific question that he would like to pose on those schemes, I would be more than happy to answer it, either via Parliament or if he can meet me. Please. The question, sir, pertains to PMKVY 3.0. Please. What is that? Srimati Sumitra Balmik. Srimati Sumitra Balmik. पति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कितने उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और क्या पिछड़े समुदाय और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लोगों को इस योजना का लाभ पहुंचाने हेतु विशेष प्रयोजन किए गए हैं? सवाल, हाँ, प्लीज. Honourable member has asked a question about the PMKVY in Madhya Pradesh, and I would like to share with the honourable member that under the RPL of the program of Skill India, of the PMKVY 3.0, 10,256 students have been trained, 10,296 और STT के अंतर्गत हमने 45,000 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दिए हैं और उसमें से 45,000 में से 4,100 युवाओं को हमने प्लेसमेंट या नौकरी भी दी है. तो ये है PMKVY 3.0 का परफॉर्मेंस इन मध्य प्रदेश, सर. थैंक यू. माननीय श्री विक्रमजीत साहने. Honorable Chair, I'll request the Honorable Minister, who has been a good friend for 2 decades and I had chance of working with him, that, sir, how much target has been given for the current financial year for PMKY 3 in Punjab? Because when we looked at the deliberations and papers yesterday, I noticed with great distress that there has been a decline of 92.5%
in fund allocation in PMKY to Punjab. Thank you. So this is, I think, gross unfair. And also the multi-skill development centers by Government of Punjab, buildings have been made, but they are lying vacant. There are hardly 50 students, 100 students, because I myself have adopted 25 ITIs, and when I visit these MSDCs, please support them. And PMKY 4, what is the news? Thank you. And why there is sharp decline of 92.5% in the allocation to Punjab? Thank you. Honorable Member, sir, there are many questions that the Honorable Chairman, sir, there are many questions that the Honorable Member has posed, including the performance of ITIs. The ITIs are. One second. Please let him reply. You have put your question, sir. May I complete? May I complete my answer? No, nothing now. No, please, you have put your question. The Government of India does not provide any budgetary allocation for ITIs. ITIs are managed by the state government, and any financial support to the ITIs are given by the state government. As far as why is the allocation for PMKVY 3.0 less than PMKVY 2.0, as I mentioned earlier, the PMKVY 3.0's main objectives were to deal with the COVID pandemic, and since there was large-scale disruptions during COVID of education and skilling, and there was much lower attendance of students and large numbers of institutions were closed during COVID. Obviously, it makes no sense to be granting higher allocations when the institutions are closed or students are not coming for training. I hope the member understands what happened during COVID pandemic. In terms of the general situation of skilling in Punjab, I would request the member to take it up with the previous government and the current government that is tasked with building the skilling ecosystem in Punjab. Thank you, sir. Please, no. Please, nothing. Now, question number 79 and 80. Both are of same nature. इसलिए इन दोनों सवालों को हम सब एक साथ ले रहे हैं. Question number 79, Honorable Sri Tiruchi Siva, not present. Susri Saroj Pandey, first supplementary. माननीय मंत्री जी. Honorable Minister. First supplementary. माननीय उपसभापति जी,